वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग थर्ड चैप्टर ओल्ड इंग्लिश पढ़ेंगे, यानी कि पुरानी अंग्रेजी, यानी कि प्राचीन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि पुराने ज़माने में इंग्लिश के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन मतलब ये हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, इस प्रकार से पूरा चैप्टर को हम लोग जान जाएंगे अच्छी तरीक़ा से। अगर इंग्लिश पढ़ते इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर हिंदी देखकर वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। अगर पूरा पढ़ना चाहते हो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्रोज या पोएट्री का ये सभी समाप्त हो चुका है, ग्रामेटिकल या नॉन ग्रामेटिकल का। बस सिर्फ ये लास्ट बुक है जो कि सेकेंड चैप्टर तक ख़त्म हो चुका है। थर्ड ये भी आज सब खत्म हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश। द फर्स्ट period in the history of English is referred to by one of the following names: Old English, Anglo-Saxon, and Anglo-Celtic. However, the earlier two names are more popular, used more often. The history of English begins with the coming of the Anglo-Saxon from Europe to mainland Britain. This period is from AD 44 मतलब 4049 to 1066. These two dates signifying the major invasion that changed the course of history. The Anglo-Saxons were fierce, warlike tribes from the Europe, and their invasion in 40 मतलब 449 changes Celtic Britain into Germanic England. The normal conquest in AD 1066 resulted in the infusion of a large number of French words into the vocabulary of English from Europe to mainland Britain. पूरा का इस प्रकार है। इन निर्माताओं के बारे में जानते हैं। चौसर कैटरबरी टेल्स की प्रस्तावना। कैटरबरी टेल्स, गोवर मेडिडेंटिस, स्वर क्लेमेंटिस, कन्फेसिया, अमांटिक इंग्लैंड, पियर्स प्लावन, वाफिक बाइबल, ये अनुवाद किए है। मतलब सिंपल यहाँ पर जो इंग्लिश के बारे में जो खोजकर्ता के बारे में है यहीं पर दिया हुआ उन सभी का नाम है। ये नाम अधिकतर इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब हिंदी इस प्रकार है कि इस अवधि में दो अन्य महान कार्य अज्ञात लेखकों द्वारा किए गए हैं, लेकिन यह किसी भी तरह से उनके महत्व को कम नहीं करता। ये पर्ल और सारे गिवेन और ग्रीन नाइट है। बाद के अंग्रेजी किताब के सबसे महान उदाहरणों में एक माना जाता है काव्य उपलब्धियाँ। काव्य उपलब्धियों के सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए शिखर चौसर के कार्य, जो मध्ययुगीन जीवन और समय के बर्बाद में बहुत अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार चौसर की रचनाएं मध्य अंग्रेजी व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण के बारे में जानकारी को प्रमुख स्रोत हैं। इस प्रकार आप सेकेंड है, द रिलेशन between the Celts and the invaders is difficult to describe accurately, but they seemed to have settled down side by side, more or less peaceful contact with the Anglo-Saxons, and combined to produce 7 kingdoms known as the Anglo-Saxon Heptarchy. The leadership of these kingdoms gradually passed into the hands of the Saxons because of their better political understanding. The Celtic languages were not used for any purpose, but they neither did these languages influence the Saxon. Therefore, only a handful of Celtic words exist today, and most of them are name of place or rivers. Some of these better
नॉन आर द फॉलोइंग। यहाँ पर इस प्रकार है कि एक सेल्स और आक्रमणकारियों के बीच के रिश्तों का सही सही वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि वे एंग्लो सैक्सन्स के साथ कम या ज़्यादा शांतिपूर्ण संपर्क में अलग अलग बस गए थे और एंग्लो सैक्सन की सेप्टार्की के रूप में ज्ञात 7 राज्यों का निर्माण करने के लिए संयुक्त थे। इन राज्यों का नेतृत्व धीरे धीरे अपनी बेहतर राजनीतिक समझ के कारण सैक्सन्स के हाथों में चला गया। सेल्टिक भाषाओं का उपयोग उनके द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, न ही इन भाषाओं ने सैक्सन को प्रभावित किया था, इसलिए केवल कुछ मुट्ठी भर सेल्टिक शब्द आज भी मौजूद हैं और उनमें से अधिकांश स्थानों या नदियों के नाम हैं। इनमें से कुछ बेहतर ज्ञात निम्नलिखित है, जो है प्लेस नेम्स, जगह का नाम है डोवर, कम्बरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क, नेम ऑफ रिवर्स, एवो, मतलब ये सभी जगह का नाम है डोवर, कम्बरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क। और नदी का नाम है एवॉन, थेम्स, टेरेंट, डी, डरवेंट। Some of Britain's Celtic past are also preserved in the first syllable of the names of some towns and districts in present-day England. These are Manchester, Winchester, Worcester, Gloucester, Lichfield, Salisbury, and Exeter. Another class of Celtic words preserved in modern English are words connected with religion और religious activities। मतलब ब्रिटेन के जो सेल्टिक अतीत के कुछ निशान वर्तमान इंग्लैंड में कुछ शहरों और जिलों के नाम के पहले शब्दांश में संरक्षित है। ये है मैनचेस्टर, विनचेस्टर, वॉर्सेस्टर, ग्लॉसेस्टर, लिचफील्ड। ये सभी में आप देखेंगे तो एक अलग तरीका का ही वर्ड सब में मिला हुआ है। सब में आधुनिक अंग्रेजी में संरक्षित सेल्टिक शब्दों का एक अन्य वर्ग धर्म या धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ शब्द है। अब आगे है डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि डायलेक्ट्स का मतलब होता है विवरण उसका किस प्रकार से दिया हुआ है। पहले इंग्लिश जान लेते हैं। देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सैक्सन टू modern English in matters of sound, vocabulary, grammar, and spelling. But Old English was not a single uniform language. We can distinguish four dialects in Old English. There are Kentish, Northumbrian, Mercian, and West Saxon. Thus, it can be said that Old English was dialectical. This is understandable because three different English was dialectical. मतलब because three different Anglo-Saxon tribes were involved and it was but natural that a variety in languages existed. पुराने अंग्रेजी का विवरण मतलब ध्वनियों, शब्दावलियों, व्याकरण और वर्तनी के मामलों में एंग्लो सैक्सन्स के अधिक अंग्रेजी के भाषण से वंश की एक स्पष्ट रेखा है, लेकिन पुरानी अंग्रेजी एक भी समान लैंग्वेज नहीं था, भाषा नहीं थी। हम पुरानी अंग्रेजी में 4 बोलियों को भेद सकते हैं। वे थे केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन और वेस्ट सेक्सन है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुरानी अंग्रेजी द्वंद्वात्मक थी। यह समझ में आता है क्योंकि 3 अलग अलग एंग्लो सैक्सन
जनजातियां शामिल थी और यह स्वाभाविक था कि भाषा में एक किस्म मौजूद थी। सॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। पुरानी जो अंग्रेजी बोली जाती थी उसके कुछ गुण के बारे में जानेंगे। सॉम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। द लैंग्वेज लुक्स are different because of its alien spelling, unfamiliar vocabulary, and a total different grammatical structure. The writing system of Old English is very different from what we found with today. When the Anglo-Saxons came to England, they used a system of writing which was in use in the northern and western part of Europe, present-day Germany and Scandinavia. This writing system used the runic alphabet. The runic characters were composed of sharp straight lines without curves. Many of these letters are found and weapons such as arrows, axes, knife handles, swords, etc. Some are to be seen in the momentous jewelry and cascades made of bones, but their messages are difficult to derive as most of them are generally symbolic। क्या हम लोग जान रहे हैं इंग्लिश के किस प्रकार की शुरुआत हुई, क्या क्या यहाँ पर नुकसान था, किस प्रकार से बोलने में परेशानी होती थी, कैसे भाषा आया, बस यही के बारे में जानना है। पुराने अंग्रेजी के कुछ वर्णमाला। पुराने इंग्लिश की कुछ विशेषताएं। इस अवधि के ग्रंथों को पढ़ना या समझना बहुत मुश्किल है। अपनी विदेशी वर्तनी, अपरिचित शब्दावली और बिल्कुल अलग व्याकरणिक संरचना के कारण भाषा अलग दिखती है। ओल्ड इंग्लिश की लेखन प्रणाली आज के साथ हम जो पाते हैं उसमें बहुत अलग है। जब एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड आए तो उन्होंने लिखने की एक प्रणाली का उपयोग किया जो यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी भाग में उपयोग में थी। वर्तमान दिन जर्मनी और स्कैंडिनेविया इस लेखन प्रणाली में रूनिक वर्णमाला का उपयोग किया। रूनिक वर्ण बिना वक्र के तेज सीधे रेखाओं से बना था। इनमें से कई पत्र हथियारों पर पाए जाते हैं जैसे कि तीर, कुल्हाड़ी, चाकू, हैंडल, तलवारें etc। कुछ स्मारकों, आभूषणों और हड्डियों से बने ताबूत में देखे जा सकते हैं, लेकिन उनके संदेश प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि उनमें से ज़्यादातर आमतौर पर प्रतीकात्मक होते हैं। आफ्टर द 6th century, the spread of Christianity led to the gradual use of the Roman script, as this was the writing of Latin religious texts. The Roman alphabet adopted by the Anglo-Saxon passed through some variation before it reached its present shape in modern English. The Old Saxon forms were surprised by French characters and some new letters were added to the alphabet such as Q, 7WWJJ after the Norman conquest AD। ये सभी नॉर्मल हो गया 1066 के बाद। पूरा का हिंदी है। 6वीं शताब्दी के बाद ईसाई धर्म के प्रचार ने रोमन लिपि के क्रमिक उपयोग का नेतृत्व किया क्योंकि यह लैटिन धार्मिक ग्रंथों का लेखन था। आधुनिक अंग्रेजी में अपने वर्तमान आकार तक पहुंचने से पहले एंग्लो सैक्सन द्वारा अपनाई गई रोमन वर्णमाला कुछ विभिन्नताओं से गुजरी। पुराने सैक्सन रूपों को फ्रांसीसी पात्रों द्वारा अलग किया गया था और कुछ नए अक्षरों को वर्णमाला में जोड़ा गया था, जैसा कि
1066 ईस्वी के नॉर्मल विजय के बाद ये सभी अक्षर से दर्शाया गया था। Q7WJJ ये 1066 के बाद दर्शाया गया था। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश किस प्रकार से प्रेरित हो रहे हैं, मतलब पुराने इंजन पर विदेशी मुद्राएं। यहाँ पर इस मतलब लिखा हुआ है कि पुराने जो इंग्लिश बोले जाते थे किस प्रकार से वे मुद्रा के रूप धारण कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन द स्टोरी of repeated introduction of foreign element into the English vocabulary. From the earliest times, the country had been subjected to successive aggressions by foreign invaders such as the Romans, French, or Scandinavians. Earlier, they brought their own languages, but later bestowed on English a fair share of their vocabulary. In the Old English period, the two major influences were Latin and Scandinavian. मतलब पुराने इंजन पर जो विदेशी भाषा बोली जाती थी उसमें अंग्रेजी की कहानी, मतलब द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी शब्दावली में विदेशी तत्वों की बार बार घुसपैठी की कहानी है। शुरुआती समय से ही देश रोमन, फ्रांसीसी और स्कैंडिनेवियाई जैसी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लगातार आक्रामकता का शिकार हुआ था। पहले उन्होंने अपनी भाषाएं लाई, लेकिन बाद में अंग्रेजी को अपनी शब्दावली का एक अच्छा हिस्सा बताया। पुरानी इंग्लिश की अवधि में दो प्रमुख प्रभाव लैटिन के स्कैंडिनेवियन थे। लैटिन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, लैटिन किस प्रकार से बढ़ा इंग्लिश के अनुसार। Perhaps no single language has been influenced English as much as Latin. Words in Latin existed in England before the coming of the Anglo-Saxons. In ancient times, Latin had the status of a world language. The language of some European countries which had come under Roman rule had become Romanized. Example, Gaulish became French. However, this process of Romanization was halted by the arrival of the Anglo-Saxon and the collapse of the Roman Empire. Most of the borrowed words in Latin related to the areas in which the supremacy of the Romans was recognized, that is, military, agriculture, and trade and commerce. Some examples are wall from Latin vellum, tile from Latin tecula, mile from Latin milia passum, and many derivatives. इस प्रकार से बहुत सारे हुआ। अब हिंदी में जान लेते हैं पुराने मतलब अंग्रेजी पर किस प्रकार से लैटिन विकसित हुआ है, वह जानते हैं। शायद किसी भी एक भाषा ने अंग्रेजी को लैटिन भाषा से ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है। एंग्लो सैक्सन्स के आने से पहले इंग्लैंड में लैटिन के शब्द मौजूद थे। प्राचीन काल में लैटिन को विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त था। कुछ यूरोपीय देशों की भाषाएं जो रोमन शासन के अंतर्गत आ गई थी, रोमन हो गई थी, गॉलिश फ्रेंच बन गई थी, लेकिन रोमनाइजेशन की इस प्रक्रिया को एंग्लो सैक्सन्स के आगमन और रोमन साम्राज्य के पतन के कारण रोक दिया गया था। लैटिन में उधार के अधिकांश शब्द उन क्षेत्रों से संबंधित है जिनमें रोमनों को वर्चस्व को मान्यता दी गई थी। वह है सैन्य, कृषि और व्यापार और वाणिज्य। कुछ उदाहरण है दीवार लैटिन वॉल्यूम से, टाइल्स जो कि लैटिन टेकुला से, मील जो कि लैटिन मिलिया पासुम से,
इस प्रकार से बहुत भाषाएं लैटिन से भी इंग्लिश में लिया गया हुआ है। फिर अबाउट AD 600 क्रिश्चियनिटी बेगन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड टुगेदर द राइज ऑफ लिटरेसी द क्रिश्चियन missionaries translated a large number of Latin texts, mostly in Northumbrian, and made words glosses. Many of the following words in existence today are borrowed from Latin and are related to religion: heaven, hell, God, gospel, Easter, sin, altar, abbot, alms, angel, mass, run, priest, etc. Other words are related to learning, science, medicine, or history. Grammatical, master, paper, school, verse, meter, anchor, cucumber, lily, candle, plant, tiger, and so on. मतलब साक्षरता के उदय के साथ लगभग 600 ईसाइयत इंग्लैंड में फैलने लगी। ईसाई मिशनरियों ने बड़ी संख्या में लैटिन ग्रंथ, ज़्यादातर नॉर्थम्बियन का अनुवाद किया और शब्द बना। आज वास्तव में निम्नलिखित लैटिन से उधार लिए गए हैं। ये सभी धर्म से संबंधित शब्द है, जो कि स्वर्ग, नरक, ईश्वर, उसी का जो हिंदी दिया हुआ है कि हेवन, हेल, गॉड, गॉस्पेल, ईस्टर, यही सब का हिंदी है यहाँ पर दिया गया हुआ है कि स्वर्ग, नरक, ईश्वर, सुसमाचार, ईस्टर, पाप, परिवर्तन, मठाधीश, भिक्षा, दूत, जन, पुजारी आदि सीखने से संबंधित अन्य शब्द विज्ञान, चिकित्सा है। इतिहास, व्याकरणिक, मास्टर, पेपर, स्कूल, कविता, मीटर, लंगर, ककरी, लेली, मोमबत्ती, पौधे, बाग और इतने पर, ये सभी यहाँ पर चेंज हुआ है। फिर है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। किस प्रकार से स्कैंडिनेवियन देश में इंग्लिश के कारण वहाँ पर बढ़ा है। द सेकेंड मेजर लिंग्विस्टिक इन्वेंशंस ऑफ इंग्लिश came as a result of the Scandinavian attacks on England. They were the Germanic inhabitants of Norway, Sweden, and Denmark, who, as one of time neighbors of the Anglo-Saxon in 5th century Europe, were closely related to them blood and language. These daring sea-farming people were called Vikings. Vikings is from the middle of the 9th century to beginning the 11th century, यानी कि स्कैंडिनेवियन से किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, इंग्लिश से प्रभावित हुआ स्कैन, ये दोनों एक दूसरे से मतलब प्रभावित हुआ है। तो जानते पूरा का हिंदी है। इंग्लैंड में स्कैंडिनेवियाई हमलों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी का दूसरा प्रमुख भाषाई आक्रमण हुआ। वे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के जर्मनी निवासी थे, जो 5वीं शताब्दी के यूरोप में एंग्लो सैक्सन के पड़ोसी के रूप में थे। रक्त और भाषा में उनके साथ निकटता से संबंधित थे। इन साहसी समुद्री लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था। 11वीं शताब्दी के शुरुआत से सदी के मध्य से वाइकिंग युग तक स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंसेस ऑन ऑफ वोकैबुलरी। किस प्रकार से स्कैंडिनेवियन ये कंट्री का नाम है, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वे इंग्लिश के वोकैबुलरी से किस प्रकार से वे प्रभावित हुए वे जानते हैं। The result of 2 centuries of close contact with the Scandinavians had an unavoidable effect on the languages of the Anglo-Saxons. This influence was not immediately apparent because of the hostile
relationship between the Danes and the Anglo-Saxon. Toward the end of the 9th century, peaceful coexistence prevailed and many Danish words entering English which were very basic in nature. These words entered through everyday interaction. Some of these words are birth, bank, ball, call, clip, die, drag, egg, fellow, gap, give, get, guess, harbor, hit, heal, kill, knife, leg, low, make, muck, odd, race, rise, root, rotten, scale, score, seat, sister, sky, sly, tie, trust, वांट, वेक, विंडोज, ये सभी हमें स्कैनवियन प्रभाव पड़ा है। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम दिस स्कैनवायन बोरोइंग आर फाउंड बी एन इन फैमिली and place names. It is interesting to notice that Scandinavian words were not restricted to nouns, verbs, and adjectives. Structure words like preposition and conjunctions and other forms such as pronoun and adverbs were freely borrowed. 3. Old English pronouns hi, hira, him were replaced by their Danish counterparts. Them words like both, same, aloft, simile, to, till, fro, thou are all seen Scandinavian in origin, but the most remarkable borrowing in are the plural from the most basic verbs in English to be. Thus, the Scandinavian influences on Old English extended by the beyond the vocabulary टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम इज वेल। मतलब पूरा का हिंदी इस प्रकार है कि किस प्रकार से वॉक्यूबुलरी जो हम लोग देखते हैं किताब में वॉक्यूबुलरी मतलब एक ही का दूसरा नाम दिया रहता है इंग्लिश पर। इंग्लिश का इसका मतलब देश है जो स्कैंडिनेवियाई पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो स्कैंडिनेवियाई लोगों के साथ निकट संपर्क के 2 शताब्दियों के परिणाम का एंग्लो सैक्सन की भाषा पर एक अपरिहार्य प्रभाव था। डेन्स और एंग्लो सैक्सन के बीच शत्रुतापूर्व संबंध के कारण यह प्रभाव तुरंत स्पष्ट नहीं था। 9वीं शताब्दी के अंत तक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का कायम रहा है और कई डेनिश शब्द अंग्रेज में दर्ज हुए जो प्रकृति में बहुत ही बुनियादी थे। ये शब्द रोज़मर्रा की बातचीत के माध्यम से दर्ज हुए हैं। इनमें से कुछ शब्द हैं जैसे बर्थ, बैंक, बॉयल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, अंडा मतलब एग, साथी, गैप दे, अनुमान, बंदरगाह, हिट, हिल, ये सभी का इंग्लिश आप जानते होंगे किस प्रकार से यहाँ पर हुआ था, प्रभाव पड़ा था। इसके अलावे स्कैंडिनेवियाई उधार परिवार के नाम और जगह के नामों में पाए जाते हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि स्कैंडिनेवियाई शब्द संज्ञा, क्रिया और विशेषण तक सीमित नहीं थे। संरचना शब्द जैसे प्रस्ताव और संयोजन और अन्य रूप जैसे सर्वनाम और क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप से उधार लिए गए थे। 3 ओल्ड सर्वनाम हाय, हायरा और उनके डेनिश समकक्षों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उन्हें दोनों समान अलग प्रतीत से लेकर तक जैसे शब्द हालांकि सभी स्कैंडिनेवियाई मूल में है लेकिन
सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है अंग्रेजी में सबसे बुनियादी क्रिया का बहुवचन रूप में होना। इस प्रकार ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेवियाई प्रभाव व्याकरणिक प्रणाली को छूने के लिए शब्दावली पहले पढ़ा, मतलब पढ़ा में इंग्लिश को छूने के लिए। उसके बाद है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश का प्रभाव। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज दैट which was undoubtedly brought by the Germanic tribes when they invaded England, and it preserved in the oral tradition. The second is manifest in the songs, poems, and religious writing found in manuscripts produced when literacy came to England. Unfortunately, only a fragments of Old English poetry has survived, and the manuscripts are the following। मतलब पुराने अंग्रेजी भाषा क्या बारे में यहाँ पर है कि एंग्लो सेक्शंस का साहित्य दो प्रकार का है। पहला वह जो निस्संदेह जर्मनिक जनजातियों द्वारा लाया गया था जब उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था और मौखिक परंपरा में संरक्षित किया गया था। दूसरा गीतों, कविताओं और धार्मिक लेखन में प्रकट होता है जो पांडुलिपियों में पाए जाते हैं। जब साक्षरता इंग्लैंड में आती थी, दुर्भाग्य से पुरानी अंग्रेजी की कविता का केवल एक टुकड़ा बच गया है और पांडुलिपियाँ निम्नलिखित है। ये पहला है द बेओफुल, द जूनियस जिसको एमएस कहते हैं, द बेओफुल को भी हम एनएस में ही कहते हैं, द एक्स्टर बुक, द वर्सिल्स बुक, यानी कि द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द era of killing Alfred. He was a scholar, soldier, lawgiver, and ruler. When they became king, there were not enough scholars to read the Latin service books and the early Christian literature. King Alfred brought in teachers and scholars from abroad, and himself set out to translate many of the works Latin into West Saxon, including Bede's History of the most notable work inspired by Alfred was the Anglo-Saxon Chronicle. This book is the first book of English prose, the first continuous history of a European nation in its language. The year 1066 marks the ends of Old English, but मतलब the normal conquest made of England and into the little more than a colony of France. French became the literature of the king courts. उसके बाद यहाँ पर है किंग कोर्ट्स के बाद है जस्टिस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन। द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच अमॉन्ग द अपर क्लास इन इंग्लिश was French. The Normans had no interest in developing and patronize a language such as English. In the absence of adequate patrons, English literacy writing almost came to a period of time due to close interaction and intermarriages. English began replacing French, first in the home and later in the office and tongue, and had to be taught French in school. Thus, the
English language survived on conclaviate of the French rulers. Moreover, England was restored to English quiescence within days of hundreds years of the hundred कॉन्क्वेस्ट यानी कि बेवफुल जूनियस अतिरिक्त बुक वर्सीफुल, ये हमें सभी को नोट्स करना है जो ऊपर यानी कि इसी में दिया गया हुआ था कि ये सभी मैंने जो फॉलोइंग है मैन्यू स्क्रिप्ट से है। ये यहाँ पर अब जान लेते पूरा का हिंदी है कि पुराने अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल राजा अल्फ्रेड का युग था। वह एक विद्वान सैनिक, कानूनदाता और शासक थे। जब वह राजा बना तो लैटिन सेवा की किताबें और शुरुआती शाही साहित्य पढ़ने के लिए पर्याप्त विद्वान नहीं थे, लेकिन किंग अल्फ्रेड विदेशी से शिक्षक और विद्वानों में लाया गया और उसने खुद लैटिन में वेस्ट सेक्शन में कई कार्यों का अनुवाद करने के लिए सेट किया गया, जिनमें बीईडी का यह प्रस्ताव उसने खुद लैटिन वेस्ट सेक्शन में कई कार्यों का अनुवाद करने के लिए टेस्ट किया, जिनमें बीएडी का इतिहास भी शामिल था। अल्फ्रेड से प्रेरित सबसे उल्लेखनीय काम द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल था। यह पुस्तक अंग्रेज मध्य की युग की पहली पुस्तक है और अपनी भाषा में यूरोपीय राष्ट्र का पहला निरंतर इतिहास है। वर्ष अधिक बना दिया गया। फ्रांसीसी राजा को अदालत, न्याय, शासन और शिक्षा की भाषा बन गई। इंग्लैंड में उच्च वर्ग के बीच रोजमर्रा के भाषण की भाषा फ्रांसीसी अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा जैसे कि विकास और संरक्षण में नॉर्मन्स की कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर्याप्त संरक्षण के अभाव में अंग्रेजी साहित्य लेखन लगभग एक ठहराव पर आ गया। हालांकि यह जानना कि भाषा बनी रहे समय के साथ साथ निकट संपर्क और अंतर्विवाह के कारण अंग्रेजी ने फ्रांसीसी की जगह पर लेनी शुरू की। पहले घरों में और फिर बाद में कार्यालयों में स्कूलों में बड़प्पन के बच्चे अपनी मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी बोलते थे और सभी के फ्रेंच पढ़ाते थे। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा फ्रांसीसी शासकों के हमले से बच गए। इसके अलावे इंग्लैंड के नॉर्म विजय के 150 सालों के भीतर अंग्रेजी रोजमर्रा का हाल अंग्रेजी राजाओं को बहाल कर दिया गया था। इसको बहुत ही आगे तक विकसित कर गया था। तो इस प्रकार से ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत हुई। पूरा देखना चाहते तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।